दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। आज के समय में कोई भी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लिखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर इन एंटीबायोटिक की खोज कब की गई थी तथा किसके द्वारा की गई थी तथा इस खोज का कारण क्या है तथा खोज क्यों की गई थी। आधुनिक चिकित्सा के बढ़ते कदमों में एंटीबायोटिक की खोज निसंदेह एक लंबी छलांग है। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जिसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में खोज की थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह देखा था कि स्टेफिलोकोकाई नामक बैक्टीरिया कि कल्चर प्लेट में जब हरे रंग की फफूंद उग जाती है तो बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पेनिसिलिन को इसके फफूंद से सन 1940 में अलग किया गया और उसके गुणों का विस्तार से अध्ययन किया गया। प्रारंभ में पेनिसिलिन इतनी दुर्लभ थी कि रोगी को दिए जाने के बाद यह औषधि उसके मूत्र से वापस निकाल ली जाती थी ताकि उसका पुनः प्रयोग किया जा सके। आज पेनिसिलिन बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। बैक्टीरिया की एक कोशिकीय वनस्पति वर्ग से संबंध रखने वाला जीव होता है। कुछ बैक्टीरिया रोग पैदा करते हैं। इनके आधार पर एंटीबायोटिक दो मुख्य भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो वे जो केवल कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पर ही प्रभाव डाल सकते हैं, इनको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इस वर्ग में पेनिसिलिन मुख्य है। दूसरे जो विभिन्न प्रकार के बहुत से बैक्टीरिया पर प्रभाव डालते हैं, इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है, जिनमें टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमाइसिटिन मुख्य है। एंटी का अर्थ होता है किसी के विरोध में तथा बायोट का अर्थ है जीवन। इन दोनों को मिलाकर एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये दवाएं कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं के जीवन को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक वैज्ञानिक ने इसी की परिभाषा यूँ दी है कि एंटीबायोटिक वे औषधियाँ हैं जो अपनी जीवन रक्षा के लिए दूसरों का जीवन नष्ट करती हैं। वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक के कथानुसार ये वो रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं से बने हैं और इनमें बैक्टीरिया या जीवाणु की वृद्धि रोकने की शक्ति है। परंतु यदि हम चाहें कि किसी भी जीवाणु के कारण हुए रोग में हम कोई भी एंटीबायोटिक प्रयोग करें तो यह संभव नहीं है। इनका कार्य क्षेत्र बड़ा ही सीमित होता है। एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक किसी विशेष रोग के लिए ही उपयोगी होगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बैक्टीरिया से हुए रोग को ठीक कर दे। ये आश्चर्यजनक सत्य है कि बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग का इलाज भी बैक्टीरिया से ही बने एंटीबायोटिक द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा अनेक खतरनाक बीमारियां फैलाई जाती हैं। इनके कारण विभिन्न गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे मृत्यु भी हो सकती है। बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाने वाली मुख्य बीमारियां हैं टीबी तथा क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया और पेचिस। इनके अतिरिक्त भी अनेक बीमारियां इसके द्वारा फैलाई जाती हैं। पहले तो पेनिसिलिन को द्रव के रूप में अर्थात लिक्विड के रूप में प्राप्त किया गया। प्रसिद्ध रही वैज्ञानिकों का यह प्रयत्न सफल हुआ कि वे प्रयोगशाला में इसे सिंथेटिक माध्यम में बना सकें। सिंथेटिक शब्द मानवीकृत अथवा कृत्रिम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन के आरंभिक दिनों में अनेक कमियां सामने आई। एक तो यह कि यह दवा गुर्दों द्वारा शीघ्र ही शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। जब अपने पूरे समय तक औषधि शरीर में उपस्थित ही नहीं रहेगी तो उसे अपनी क्रिया करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अतः इसकी खुराकें जल्दी जल्दी देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त एक अवगुण यह है कि घोल के रूप में पेनिसिलिन एक अस्थायी यौगिक का कार्य करती है। एसिड के कारण भी इसकी क्रियाशीलता जाती रहती है। पेनिसिलिन अस्थायी होती है, अतः इसे शुद्ध करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि यह ठीक प्रकार से शुद्ध हो ही नहीं पाती थी। बाद में इसमें कुछ सफलता मिली। अंत में नई विधियों से शुद्ध और अधिक मात्रा में पेनिसिलिन बनाई गई। इस सफलता ने अनेक वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान केंद्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण जबकि इस प्रकार की दवाइयों की बड़ी आवश्यकता थी, सबका ध्यान उधर उठना स्वाभाविक ही था। उन दिनों पेनिसिलिन को बड़े व्यापारिक स्तर पर बनाने के प्रयत्न आरंभ किए गए। इस तरह के प्रयत्न ब्रिटेन और अमेरिका ने सम्मिलित रूप से किए थे।
व्यापारिक स्तर पर बनाई जाने वाली पेनिसिलिन में शुद्ध पेनिसिलिन के लवण ही रहते हैं। ये विशुद्ध रूप से हानि रहित होते हैं। इस प्रकार बिकने वाले पेनिसिलिन में केवल पेनिसिलिन ही नहीं होती हैं। यूँ तो अनेक विधियों में पेनिसिलिन बनाई जा सकती है, पर बड़े पैमाने पर बनाने के मुख्य 3 विधियों को प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला विधि है कि इस विधि में पेनिसिलिन बनाने में इसके बैक्टीरिया, जिनका पूरा नाम पेनिसिलिन नोटेटम है, एक बर्तन में इनके खाद्य पदार्थ की ऊपरी सतह पर उगाए जाते हैं। पूरी तरह से उगाने के बाद यह जीवाणु या फफूंदी, जो कि हरे रंग की होती है, एक मोटी चटाई की भांति मालूम पड़ती है। लगभग 1 सप्ताह बाद यह पूरी तरह से उग जाती है। इस विधि द्वारा बनाने पर अन्य विधियों की अपेक्षा पेनिसिलिन अधिक मात्रा में बनती है, किंतु इसे बनाने में परिश्रम बहुत लगता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। अतः बड़े पैमाने पर बनाने के लिए विधि संगत नहीं है। एक दूसरी विधि है, इसमें पेनिसिलिन बड़ी टंकियों में या बड़े बर्तनों में उगाई जाती है। टंकियों का उपयोग तब किया जाता है जब चीनी में खमीर उठाकर उसे बैक्टीरिया के खाद्य के रूप में प्रयोग किया गया हो, और बर्तनों में तब जबकि साइट्रिक अम्ल को खाद्य बनाया गया हो। यह फफूंदी सांस लेने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। अतः यदि खाद्य इसके ऊपर छा जाएगा तो कठिनाई होगी। इससे बचने के लिए खाद्य को बराबर हिलाते रहना पड़ता है। इसमें एक अन्य सावधानी भी रखनी पड़ती है कि जो हवा इसमें पहुंचाई जाती है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक शुद्ध कर लिया जाता है, अन्यथा अन्य बैक्टीरिया भी जो हर समय वायुमंडल में रहते हैं उगना आरंभ कर देंगे। यह फफूंदी या तो गुच्छों के रूप में उगती है या लंबे तंतुओं के रूप में। इस विधि से 2 दिनों में पेनिसिलिन तैयार हो सकती है। इस प्रकार इसमें समय की काफ़ी बचत होती है, परंतु दूसरी ओर यह तरीका भी कभी कभी असफल भी हो जाता है। बड़े पैमाने पर बनाने के कारण बड़े बड़े गुच्छे उग आते हैं। इनके स्थान पर यदि कम खाद्य लेकर थोड़ा पेनिसिलिन एक बार में बनाया जाए तो कम हानि रहती है। एक तीसरी विधि है। इस विधि से पेनिसिलिन बनाने में पेनिसिलिन की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। इसमें ये बैक्टीरिया एक निश्चित तापक्रम पर बड़े बड़े बर्तनों में उगाए जाते हैं। इसमें कुल 4 दिन का समय लगता है। जीवाणु समस्त वातावरण में सदा उपस्थित रहते हैं। अतः जब तक पेनिसिलिन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, अर्थात इसका चूर्ण निकालकर अलग नहीं कर लिया जाता है, सदा दूसरे जीवाणुओं से इसके प्रभावित होने का भय बना रहता है। इसलिए इसे बनाने में अधिक सावधानी शेष वस्तुओं से अलग निकालने में रखनी पड़ती है। इस दिशा में हुई थोड़ी सी असावधानी भी इसके बनाने के समस्त परिश्रम पर पानी फेर सकती है। अतः इसके खाद्य पदार्थ को शीघ्रता से छानकर पेनिसिलिन से अलग कर दिया जाता है। इसके उपरांत अनेक रासायनिक क्रियाएं होती है। तत्पश्चात हमें पेनिसिलिन के क्रिस्टल मिलते हैं। एंटीबायोटिक केवल पेनिसिलिन को ही नहीं कहा जाता है। अन्य एंटीबायोटिक कुछ बीमारियों में पेनिसिलिन से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। आज सैकड़ों एंटीबायोटिक मानव ने खोज निकाले हैं, जिनमें पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम नामक बैक्टीरिया से, ग्रामिसाइडिन बेसिलस ब्रोविस से, टाइट्रोथ्राइसिन भी बेसिलस ब्रोविस से तथा अन्य दूसरे एंटीबायोटिक आज मार्केट में उपलब्ध है। एंटीबायोटिक की खोज से चिकित्सकों को इन्फेक्शन रोकने में बड़ी सहायता मिली। इनकी मदद से शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने बात की एंटीबायोटिक की खोज के बारे में। अगले दिन किसी और खोज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।